नमस्कार बच्चों, दिव्या क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास का लोकतांत्रिक राजनीति का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है बच्चों सत्ता की साझेदारी। तो सबसे पहले समझेंगे बच्चों कि सत्ता क्या होती है और फिर समझेंगे कि साझेदारी क्या होती है। तो सत्ता का अर्थ होता है बच्चों सरकार या शासन। सत्ता का अर्थ होता है बच्चों सरकार या शासन। और भागीदारी का अर्थ होता है बच्चों किसी भी समाज में उस समाज के लोगों की सरकार और शासन बनाने में, उनको चलाने में उनका कितना योगदान है, क्या उन्होंने साझा किया है, क्या साझेदारी वो निभाते हैं। इसी को कहा जाता है बच्चों सत्ता की साझेदारी। ये चैप्टर बहुत छोटा है बच्चों और बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसमें से आपके एग्ज़ाम में हमेशा क्वेश्चन आते हैं। तो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको इस चैप्टर में कराऊंगी जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो बिल्कुल साधारण और सरल शब्दों में हम इस चैप्टर को समझेंगे। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है बच्चों कि सत्ता में साझेदारी क्या होती है। तो अभी मैंने आपको बताया कि सत्ता का अर्थ होता है सरकार या शासन, और साझेदारी का अर्थ होता है बच्चों कि सरकार या शासन बनाने में उस समाज के लोगों की क्या योगदान होता है, क्या साझापन वो निभाते हैं, वही होता है सत्ता की साझेदारी। तो इस चैप्टर में बच्चों दो उदाहरण दिए गए हैं, दो एग्जाम्पल हैं। बेल्जियम की कहानी जहाँ पे सत्ता की साझेदारी की गई और फिर उसके क्या परिणाम निकले, ये हम समझेंगे। दूसरी कहानी है बच्चों श्रीलंका की कहानी, जिसमें सत्ता की साझेदारी नहीं की गई, तो उसके क्या परिणाम निकले। ये दोनों ही कहानियाँ हमें अच्छे से समझा देंगी कि सत्ता में साझेदारी क्या होती है और सत्ता की साझेदारी बच्चों क्यों ज़रूरी होती है। खासकर लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों ज़रूरी होती है, यहाँ से आपका क्वेश्चन आता ही आता है बच्चों। एक तो सत्ता में साझेदारी क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, सत्ता की साझेदारी क्यों ज़रूरी है, यहाँ से आपका क्वेश्चन हमेशा आता है। और सत्ता की साझेदारी के 4 प्रमुख रूप, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए बिना देरी के अपना चैप्टर शुरू करते हैं। तो सत्ता में साझेदारी क्या है बच्चों, ये या तो MCQ में ज़रूर आएगा या 2 नंबर में ज़रूर आता है। तो सत्ता में साझेदारी क्या है। सत्ता की साझेदारी का अर्थ होता है बच्चों पावर शेयरिंग, जब शक्ति को बांटा जाता है। तो शासन से, सरकार से जुड़ी हुई जो शक्तियाँ होती हैं, निर्णय लेने के जो अधिकार होते हैं, वो समाज के सभी वर्गों, समुदायों और संस्थाओं के सत्रों के बीच बांटे जाते हैं बराबर से। और तो कोई भी एक व्यक्ति, समूह या संस्था पूरी सत्ता पर, पूरी शक्ति पर नियंत्रण न कर सके, इसीलिए सत्ता की साझेदारी की जाती है, ताकि कोई एक व्यक्ति, कोई स्पेशल एक समूह पूरी शक्ति को ना अपना ले और दूसरों पर उसका नेगेटिव असर ना पड़े। इसीलिए सत्ता की साझेदारी की जाती है। तो शासन से जुड़ी हुई शक्तियाँ जो होती हैं, निर्णय लेने के अधिकार होते हैं, कानून बनाने के जो अधिकार होते हैं, वो विभिन्न वर्गों, समुदायों और संस्थाओं के बीच बांट दिए जाते हैं, ताकि कोई एक व्यक्ति या एक समूह बहुत ज़्यादा शक्तिशाली ना हो जाए। और यही जो सिद्धांत है, ये लोकतंत्र का मूल स्तंभ है बच्चों, लोकतंत्र का मूल आधार है, जहाँ केवल चुनाव होना ज़रूरी नहीं होता, बल्कि ये भी ज़रूरी होता है कि जो सामाजिक समूह हैं, वो निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है, उसमें उन सभी का प्रतिनिधित्व समान हो, सभी को सम्मान मिले, इज्जत मिले। ये होता है बच्चों सत्ता में साझेदारी। अभी हम पढ़ेंगे बच्चों बेल्जियम की कहानी। बहुत ही छोटी और इंटरेस्टिंग कहानी है ये। इससे आप अब पूरे चैप्टर का सार समझ जाएंगे कि इस चैप्टर में आखिर क्या समझाने की कोशिश की गई है। तो बेल्जियम यूरोप का एक बहुत छोटा सा देश है बच्चों, जिसकी आबादी लगभग 1 करोड़ है, यानी ये हमारे जो हरियाणा राज्य से भी छोटा है। लेकिन इसकी जो सामाजिक बनावट है, इसका जो समाज है, वो काफ़ी जटिल है। और वो जटिल क्यों है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे कई भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। डच भाषी लोग 59% हैं और फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग 40% है, जबकि जर्मन भाषी बिल्कुल 1% लोग हैं। बेल्जियम की राजधानी है बच्चों ब्रुसेल्स, और ब्रुसेल्स का भी यही हाल है। यहाँ पे फ्रेंच बोलने वाले लोग बहुसंख्यक हैं, यानी कि संख्या में ज़्यादा हैं, 80%, और जबकि पूरे देश में डच भाषा बोलने वाले लोग बहुसंख्यक है, बहुत ज़्यादा मात्रा में हैं।
तो 1950 से लेकर 60 तक के दशक में भाषा और संस्कृति में इतनी विभिन्नता के कारण बेल्जियम में जो है राजनीति के अंदर बहुत ज़्यादा तनाव जन्म ले रहा था। वहाँ के लोगों के अंदर, खासकर फ्रेंच और डच भाषा बोलने वाले लोगों के अंदर काफ़ी तनाव आ गया था। वो एक दूसरे से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। तनाव काफ़ी वहाँ के समाज में हो गया था। जो ये डच भाषा वाले लोग हैं बच्चों, डच भाषा जो बोलते हैं, ये आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग थे और इनकी संख्या थी ज़्यादा। और जो 40% है फ्रेंच भाषा बोलने वाले, वो आर्थिक रूप से संपन्न थे, उनके पास संसाधन थे। तो जो है डच भाषा बोलने वाले लोगों को ऐसा लगता था कि सरकार जो है फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोगों के लिए ज़्यादा अच्छे से कानून बनाती है, उनको ज़्यादा सम्मान मिलता है, उनको ज़्यादा अधिकार मिले हुए हैं। तो ऐसा वहाँ की बेल्जियम की सरकार को लगता था। तो इस अंतर को बेल्जियम की सरकार ने समझा और अपने देश को गृह युद्ध की कगार पर पहुँचने से या अपने देश में गृह युद्ध होने से उन्होंने किस तरह से रोका। बेल्जियम में 1970 से लेके 1993 के बीच बच्चों कई बार संशोधन किए गए। लगभग 4 बार वहाँ पे संविधान को संशोधित किया गया, सिर्फ इसलिए कि सत्ता की साझेदारी की व्यवस्था बनाई जा सके, जिसमें हर भाषा समूह को पूर्ण प्रतिनिधित्व मिले, सभी को बराबरी का अधिकार हो। तो बेल्जियम की समझदारी बच्चों, बेल्जियम ने क्या समझदारी दिखाई? तो बेल्जियम ने सत्ता बांटने के लिए 3 स्तर पर सरकारें बनाई ताकि भाषा और संस्कृति की विविधता को सम्मान दिया जा सके। जितने भी भाषा बोलने वाले हैं, चाहे वो डच हो, फ्रेंच हो, जर्मन हो, और उनकी जो भी संस्कृतियां हैं, उन सभी को सम्मान दिया जाए। तो पहला स्तर था वहाँ पे केंद्र सरकार। केंद्र सरकार का गठन किया गया बच्चों, जो पूरे देश के लिए जिम्मेदार थी, यानी कि पूरे देश पर जिसका शासन था वो केंद्र सरकार थी। और इसमें बच्चों केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच भाषी जो मंत्री थे, उनका जो प्रतिनिधित्व था वो समान था। डच भाषा वाले अगर मंत्री 10 थे बच्चों, तो फ्रेंच भाषा बोलने वाले मंत्री भी 10 थे, जिससे किसी एक भाषी वर्ग को ऐसा न लगे कि भाई उसको ज़्यादा अधिकार दे दिए गए हैं या एक भाषी वर्ग दूसरे पर ज़्यादा हावी ना हो जाए। दूसरे स्तर की जो सरकार थी वो थी बच्चों क्षेत्रीय सरकार, जिसे कह देते हैं राज्य सरकार या प्रांतीय सरकार। तो डच भाषी और फ्रेंच भाषी इलाकों में अपनी अपनी सरकारें थी जो केंद्र के अधीन नहीं थी। केंद्र का उन पर कोई राज नहीं था, केंद्र उन पर कोई अधिकार नहीं करती थी, बल्कि वो स्वतंत्र रूप से अपना काम करती थी। उन्हें पूर्ण अधिकार था कि वो अपने राज्य के लिए स्वतंत्र रूप से कार्य करें। यहाँ पे ब्रुसेल्स जो बेल्जियम की राजधानी थी बच्चों, यहाँ पे भी फ्रेंच भाषी बहुसंख्यक की सरकार में डच और फ्रेंच दोनों समुदायों को बराबर प्रतिनिधित्व मिला था। तीसरा जो यहाँ पे इन लोगों ने बदलाव किया, बेल्जियम सरकार ने जो बदलाव किया बच्चों, वो था सामुदायिक सरकार। एक ऐसी सरकार भी बनाई गई बच्चों जो एक ही भाषा बोलने वाले लोग चुन सकते थे। चाहे डच भाषा बोलने वाले अपनी सरकार चुन सकते थे, फ्रेंच भाषा बोलने वाले अपनी सरकार चुन सकते थे, या जर्मन भाषा बोलने वाले, ये सभी अपनी अपनी सामुदायिक सरकारें चुन सकते थे, जिन्हें इनकी संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मसलों पर अपने निर्णय लेने का अधिकार होता था। और ये सत्ता का बहुत ही अनूठा और अनोखा रूप था, जिसका मॉडल दिया था बेल्जियम की सरकार ने। इससे वहाँ सत्ता को इस तरह से बांटा गया। अब देखते हैं बच्चों श्रीलंका की कहानी। तो श्रीलंका की कहानी क्या है? श्रीलंका एक द्वीपीय देश है बच्चों, जो भारत के दक्षिण में स्थित है, और यहाँ की जो जनसंख्या है बच्चों वो 2 करोड़ जितनी है, मतलब हरियाणा राज्य जितनी ही समझ लीजिए। और यहाँ की भी जो सामाजिक संरचना है वो भी जटिल है, क्योंकि यहाँ भी कई जाति समूहों के लोग रहते थे। लेकिन श्रीलंका में जो सबसे ज़्यादा लोग थे, वो 74% जो लोग थे वो सिंगली समुदाय के लोग थे, और ये ज़्यादातर बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, यानी ये बौद्ध धर्म को मानने वाले होते थे। और 18% जो लोग हैं वो तमिल समुदाय के थे, जिनमें से बच्चों कुछ श्रीलंकाई मूल के तमिल थे और कुछ भारतीय मूल के तमिल थे। भारतीय मूल के तमिल वो तमिल थे बच्चों जो ब्रिटिश शासन के दौरान बागानों में काम करने के लिए श्रीलंका ले जाए गए थे, ये उन्हीं की संतान थी। श्रीलंका 1948 में आज़ाद होता है बच्चों,
तो तभी से जो सिंघली बहुसंख्यक थे उन्होंने शासन पर कब्जा कर लिया, अपना वज्रसव स्थापित कर लिया, एकाधिकार वहाँ के शासन पर सिंघलियों ने कर लिया। और वहाँ पर 1956 में एक कानून पास किया गया, जिस कानून के तहत बच्चों सिंघली भाषा को एकमात्र राजभाषा वहाँ की घोषित कर दिया गया और तमिल भाषा की अनदेखी की गई, उसको किसी तरह का कोई दर्जा नहीं दिया गया, ना ही तो विश्वविद्यालयों में, वहाँ के कॉलेजों में दिया गया, ना नौकरियों में। और विश्वविद्यालयों में, नौकरियों में सिंघली समुदाय को ही प्राथमिकता दी गई थी, उन्हीं को सबसे पहले पूछा जाता था। और बौद्ध धर्म को वहाँ की सरकार ने संरक्षण दिया था, विशेष प्रावधान इसमें जोड़ा था अपने संविधान में। तो इन नीतियों से बच्चों तमिल समुदाय के जो लोग थे उनके अंदर बहुत गहरी नाराज़गी हो गई थी। उन्हें ऐसा लगता था कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, और जो शासन व्यवस्था है, जो कानून है, जो सरकार है, उनको ऐसा लगता था कि उनको बाहर कर दिया गया है, उनकी अब इस देश में, इस देश के कानून में कोई जगह नहीं है। तो इस तरह से तमिल जो लोग थे उनके अंदर बहुत ज़्यादा असंतोष फैल जाता है, विद्रोह की भावना उनके अंदर आ जाती है। 1983 में एक बहुत लंबा गृह युद्ध जो श्रीलंका ने झेला और जिसके कारण श्रीलंका को बहुत ज़्यादा हानि हुई, वो 1983 में शुरू हुआ था बच्चों, और ये 2009 तक चला था गृह युद्ध, जिसमें हज़ारों लोग मारे गए थे, लाखों लोग देश छोड़ के चले गए थे, दूसरे देशों में शरण उन लोगों ने ले ली थी। तो ये सब कुछ हुआ बहुसंख्यकवाद के कारण। बहुसंख्यकवाद एक ऐसी सोच होती है बच्चों, एक ऐसी विचारधारा होती है जिसमें ये माना जाता है कि किसी भी देश या समाज में बहुसंख्यक समुदाय, यानी जो संख्या में ज़्यादा हैं, उनकी राय, उनके विचार, उनकी संस्कृति, उनका जो कल्चर होता है, उनकी जो भाषा होती है, उसी को सर्वोच्च माना जाता है। और जो अल्पसंख्यक लोग वहाँ रहते हैं उनको नज़रअंदाज किया जाता है, उन पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, और उसी के अनुसार नीतियाँ बनाई जाती हैं। यानी कि कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि सत्ता पर जो अधिकार होता है ऐसे उसमें, तो वो होता है बहुसंख्यकवाद के कारण। बहुसंख्यकवाद में सत्ता पर एकाधिकार उन्हीं लोगों का होता है बच्चों जो संख्या में बहुत ज़्यादा होते हैं, और ऐसे में अल्पसंख्यक जो समुदाय होते हैं उनकी भावनाओं को, अधिकारों को अनदेखा किया जाता है। और ये लोकतंत्र के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता, ये लोकतंत्र के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि इसमें शासन जो है वो एक पक्षीय ही बना रहता है। श्रीलंका इसका उदाहरण है, जहाँ सिंघली बहुसंख्यकों ने तमिल अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव किया और जिससे असंतोष बढ़ा और गृह युद्ध हुआ। अब गृह युद्ध क्या होता है बच्चों, यहाँ से आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो गृह युद्ध एक ऐसा आंतरिक युद्ध होता है, आंतरिक बच्चों मतलब देश के अंदर होने वाला ही युद्ध, जिसमें एक ही देश के नागरिक या कुछ समूह आपस में हथियारों के साथ युद्ध करते हैं। और यह लड़ाई जो होती है बच्चों, आमतौर पर ये किसी विशेष क्षेत्र की आज़ादी के लिए हो सकती है, किसी अलग पहचान के लिए हो सकती है, किसी राजनीतिक अधिकार के लिए हो सकती है, पॉलिटिक्स में कोई अधिकार उन लोगों को चाहिए उसके लिए वो कर सकते हैं, या फिर वैचारिक मतभेद, विचारों का ना मिलना भी इस गृह युद्ध का कारण हो सकता है। ये जो कारण है ये गृह युद्ध के हो सकते हैं बच्चों किसी भी देश में, अगर वहाँ सत्ता की साझेदारी नहीं होगी। तो जब बातचीत या किसी भी तरीके से कोई समाधान नहीं निकाला जाता तो टकराव धीरे धीरे बहुत बड़ी हिंसा का रूप ले लेता है बच्चों, और इससे पूरा देश प्रभावित होता है। सत्ता की साझेदारी क्यों ज़रूरी है बच्चों, और यहाँ से आपका क्वेश्चन आता है कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों ज़रूरी है। तो लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी का अर्थ है बच्चों कि सत्ता की साझेदारी केवल प्रशासनिक तरीका नहीं होता, ये लोकतंत्र की आत्मा होती है, जो समाज के विभिन्न समुदायों और शासन व्यवस्था में भागीदारी मिलती है। सत्ता की साझेदारी क्यों ज़रूरी है बच्चों, इसका पहला कारण है कि सत्ता के साझे से, सहयोग से, सभी का सहयोग अगर सरकार में होगा, सत्ता में सबका साझापन होगा, तो टकराव बहुत कम होंगे बच्चों और हिंसा की संभावना भी कम हो जाती है। दूसरा पॉइंट है बच्चों कि जब सबको प्रतिनिधित्व मिलेगा, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी लिंग का हो, अगर सभी को प्रतिनिधित्व मिलता है, सभी अपना नेता चुन सकते हैं, सरकार में अपना सहयोग दे सकते हैं, तो असहमति की बजाय सहयोग होता है बच्चों, भावना विकसित होती है, सहयोग की भावना होगी विकसित वहाँ पे। और तीसरा है बच्चों
कि लोकतंत्र का मूल सिद्धांत ही ये है कि नागरिकों को शासन में भागीदारी का अवसर मिले, समान अवसर मिले, किसी भी बिना जाति, धर्म और लिंग के आधार पर बिना भेदभाव और स्वतंत्र रूप से निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए। असली में लोकतंत्र तब होता है जब सभी वर्गों की आवाज़ वहाँ की नीतियों में, वहाँ के कानूनों में झलकती है। इसलिए सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र को मजबूत करती है बच्चों, और इसीलिए सत्ता की साझेदारी ज़रूरी है। समाज में इससे न्याय की भावना आती है, लोगों के अंदर सद्भावना आती है, समरसता बनी रहती है, यानी कि सभी समान हैं, ये विचार लोगों के अंदर आते हैं। तो सत्ता की साझेदारी के 4 प्रमुख रूप कौन से हैं बच्चों? सत्ता की साझेदारी के 4 प्रमुख रूप। लोकतांत्रिक शासन में सत्ता की साझेदारी को लागू करने के कुछ 4 प्रमुख आधारों पर वर्गों में इसको बांटा गया है बच्चों। पहला है सरकार के विभिन्न अंगों के बीच। इससे हमारा अभिप्राय है बच्चों कि सत्ता को सरकार के विभिन्न अंगों जैसे कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इनके बीच बराबर बांटा जाता है, और इसको कहा जाता है बच्चों क्षैतिज विभाजन। पिछले साल क्षैतिज विभाजन पर क्वेश्चन आया था। तो सत्ता को विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच बराबर बांटा जाता है, उसी को कहा जाता है क्षैतिज विभाजन। और भारत में जो विधायिका होती है वो होती है बच्चों संसद, जो कानून बनाती है, और कार्यपालिका जिस गठबंधन का या जिस पार्टी का उस समय पे सरकार होगी वो कहलाती है कार्यपालिका, जो कानूनों को लागू करेगी। और हमारी जो न्यायपालिका होती है वो ये देखती है कि संविधान के अनुरूप ये कानून जो विधायिका ने बनाए हैं, कार्यपालिका ने लागू किए हैं, वो संविधान के अनुरूप हैं या नहीं है। इससे सत्ता का केंद्रीकृत नहीं होता, यानी कि सत्ता एक जगह पे, एक सेंटर पॉइंट पे इकट्ठी नहीं होगी, उसको संतुलित किया जाएगा, उसको बराबर बांट दिया जाएगा अलग अलग अंगों में, जिससे संतुलन बना रहेगा। कोई भी एक पार्टी, कोई भी एक विभाग, कोई भी एक अंग बहुत ज़्यादा शक्तिशाली नहीं होगा ताकि वो उसका दुरुपयोग ना कर सके, इसलिए सत्ता की साझेदारी ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट है बच्चों कि सरकार के विभिन्न सत्रों के बीच। सरकार के विभिन्न सत्रों के बीच से हमारा अर्थ होता है बच्चों जैसे केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय स्तर की सरकारें, जैसे पंचायत और नगर पालिका, ये होती हैं स्थानीय सरकारें। केंद्र सरकार पूरे देश के लिए होती है, प्रांत या राज्य सरकार किसी एक राज्य के लिए होती है, और स्थानीय निकाय जैसे ये छोटे स्तर पर जो सरकारें होती है, जो कानून व्यवस्था होती है, जैसे पंचायत हो गई, नगर पालिका हो गई। और इन सभी के अधिकार हमारी संविधान में लिखे गए हैं, बताए गए हैं। इससे हर स्तर पर जो जन सुविधा होती है, लोगों को सुविधा मिलती है, निर्णय और विकास सुनिश्चित होता है लोगों का, समाज का। बड़े और विविध देशों में प्रशासन को प्रभावी बनाने के लिए, प्रशासन को अच्छे से चलाने के लिए ये सरकारें सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच बांटी जाती हैं, और यह संघवाद की अवधारणा का मुख्य आधार है। संघवाद होता है बच्चों जहाँ पे एक ही पार्टी, एक ही सरकार पूरे देश को संभालती हो, जैसे हमारी केंद्र सरकार होती है। तो विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच कैसे बढ़ती है, कैसे होती है सत्ता की साझेदारी? जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति, इतनी सारी जब विविधताएं होती हैं, और ये विविधताएं समाज में बहुत गहराई तक होती हैं, और अगर इन्हें प्रतिनिधित्व ना मिले तो इनको ऐसा लगता है कि हमारी अनदेखी हुई है, हमें उपेक्षित किया गया है, सरकार ने हमारे ऊपर ध्यान नहीं दिया है। तो ऐसे में सत्ता की साझेदारी सामाजिक आधार पर की जाती है, जिसका उदाहरण है बच्चों अनुसूचित जातियां, जनजातियां, पिछड़े वर्ग, जिसको हम SC, ST या OBC वर्ग में कहते हैं। बेल्जियम में भी भाषा के आधार पर कम्युनिटी सरकार बनाई गई, जो वहाँ की संस्कृति और शिक्षा पर अधिकार रखती थी, उसके लिए कानून बनाती थी। तो सत्ता की साझेदारी का चौथा पॉइंट है बच्चों कि राजनीतिक दलों व दबाव समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी। राजनीतिक दल जैसे हमारी कांग्रेस पार्टी हो गई, BJP हो गई, समाजवादी पार्टी हो गई, ये सभी राजनीतिक दल हैं। तो इनके बीच सत्ता की साझेदारी कैसे होती है बच्चों? तो लोकतंत्र में जब कोई एक राजनीतिक दल, कोई भी एक राजनीतिक दल, आप चाहे कोई भी पार्टी ले लो, अगर उसको चुनाव में, इलेक्शन में पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है, तो तब वो क्या करते हैं कि कई दल मिलकर गठबंधन की सरकार बनाते हैं। वो अपना एक गठबंधन बनाते हैं, जैसे NDA गठबंधन, UPA गठबंधन।
तो इस तरह से कई पार्टियां मिलकर गठबंधन बनाती हैं और फिर वो सरकार बनाती है। इसमें होता क्या है बच्चों कि इसमें विभिन्न क्षेत्रों के, वर्गों के, विचारधाराओं के जो नेता होते हैं उन सभी की भागीदारी होती है। ये भारत में बहुत आम है, एनडीए गठबंधन और यूपीए गठबंधन। अब देखते हैं कि दबाव समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी कैसे होती है। तो दबाव समूह क्या होते हैं बच्चों, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। दबाव समूह होते हैं बच्चों जैसे कि हमारा किसान संगठन, मजदूर यूनियन, व्यापारी संघ, महिला संगठन, छात्र संघ और मीडिया। ये दबाव समूह होते हैं बच्चों। ये राजनीतिक पार्टियों पर, सरकार पर अपना प्रेशर बना के रखते हैं, जो सीधे शासन तो नहीं चलाते लेकिन नीतियों को बहुत प्रभावित करते हैं। राजनीति में ये बहुत ज़्यादा प्रभावी होते हैं और सरकार की नीतियों को प्रभावित करते हैं। और ये दबाव समूह ही होते हैं बच्चों जो जनहित के मुद्दों को बार बार उठाते हैं सरकार के सामने और सरकार पर दबाव डालते हैं। तो समाज के सभी वर्गों की आवाज़ का असर इनके सरकार के निर्णयों पर पड़ता है। इस प्रकार यह जो साझेदारी है ये लोकतंत्र को बच्चों सतत संवाद, सहभागिता और भी मजबूत इसको बना देती है। निष्कर्ष में हम कह सकते हैं बच्चों कि सत्ता की जो साझेदारी है वो केवल प्रशासनिक नहीं है, केवल कानूनी नहीं है, बल्कि लोकतंत्र की आत्मा, लोकतंत्र का आधार ही ये सत्ता की साझेदारी है। जहां हमने देखा कि बेल्जियम में सभी समुदायों को बराबर का सम्मान और भागीदारी मिली तो उस देश में स्थिरता आई। और जहां श्रीलंका ने बहुसंख्यकवाद, विभाजन और हिंसा को जन्म दिया। श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद ने ही तो गृह युद्ध कराया। अगर वहां भी सभी समूहों को, सभी लोगों को बराबर अधिकार दिए जाते तो शायद श्रीलंका में भी गृह युद्ध नहीं होता। तो सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र को न केवल न्यायपूर्ण बनाती है बच्चों, बल्कि स्थिर बनाती है, हमेशा रहने वाला बनाती है, समावेशी बनाती है, जिसमें सभी धर्मों के, वर्गों के लोग रह सकते हैं, संवेदनशील बनाती है, सभी के कानूनों के, अधिकारों के प्रति उनमें संवेदनाएं बनाती है। तो ये हो गया हमारा चैप्टर ख़त्म बच्चों। बहुत ही इंटरेस्टिंग और छोटा सा चैप्टर है, लेकिन इसमें ये मैं बता दूं आपको कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इसको अच्छे से समझेंगे तो आपको रटने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी और बहुत ईजी वे में आपको ये समझ आ जाएगा। बहुत ही आसान सा चैप्टर है लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। बेल्जियम की कहानी से आपने क्या सीखा, श्रीलंका की कहानी से आपने क्या सीखा, फिर सत्ता की साझेदारी क्या होती है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बच्चों आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और हमारा चैप्टर हो गया है ख़त्म। अगर आपको कुछ पूछना है, आपकी कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।